नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा में। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एएलपी का वैकेंसी आ चुका है। ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन दोनों में ही इस साइंस का जो एनसीईआरटी है, सभी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एएलपी में फिजिक्स को माना जाता है, लेकिन ग्रुप डी को अगर आप देखेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सभी को कवर करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी तीनों का सिलेबस एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। देखिए, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ा था वही चीज़ को मैं इसमें टिक किया हूँ, अंडरलाइन किया हूँ, और वही चीज़ों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं ये एनसीईआरटी ऐप का है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी का पीडीएफ एनसीईआरटी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं जो जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था उन चीज़ों को टिक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुद से फिर से इस चैप्टर को पढ़िए और जो जो एक्स्ट्रा आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है उसको भी अंडरलाइन या फिर नोट्स ज़रूर बनाएं। सबसे पहला जो आता है इसमें क्या है, हम लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ये आप लोगों को पता है। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, जैसे कि नींबू कैसा लगता है स्वाद में? खट्टा। जो भी चीज़ आपको खट्टा लगता है समझिए उसमें क्या है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल के कारण ही वो क्या लग रहा है, खट्टा लग रहा है। उसके बाद यह क्या करता है, जो अम्ल है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्षारक है ये कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि नीला को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ब्लू, थोड़ा इधर लिखते हैं ब्लू, मतलब नीला लिटमस पेपर है। ठीक है, इसको क्या करता है, रेड करता है, और ये रेड है, रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है। तो अब समझिएगा, नीला है मतलब नॉर्मल सा है, इसको लाल कर दिया। लाल क्या होता है, खतरा का साइन होता है। और हमें पता है जो H2SO4 होता है ये बहुत ही डेंजर एक अम्ल है। अगर ये आपके हाथ पे गिर जाए तो पूरा आपका हाथ को जला देगा। तो ये क्या है, खतरनाक है, खतरा है। ठीक है, तो खतरा को हम लोग किससे दिखाते हैं, लाल से दिखाते हैं, इसलिए ये नीला को क्या कर देता है, लाल बना देता है। ठीक है, इससे आप लोगों को समझ में आएगा, ये नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और ये जो है लाल को नीला कौन करता है, जो नॉर्मल है, उतना खतरनाक नहीं है, जो कि क्या है, क्षार उतना खतरनाक नहीं है, तो ये लाल को क्या कर देगा, नीला। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का जो है आगे क्या है, देखिए, जो भी हम लोगों का जो सूचक होता है, मतलब जो भी जो बताता है कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, वो क्या होता है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है ये प्राकृतिक सूचक है, लेकिन कुछ जो है संश्लेषित भी होता है, मतलब सिंथेटिक, जो हम लोग इंसान बनाते हैं। जैसे कि संश्लेषित में, सिंथेटिक में क्या आ जाता है, एक मिथाइल ऑरेंज, नाम जरूर याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज, और एक क्या हो जाता है, फेनोप्थिलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन, ये दोनों संश्लेषित है। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि आपको 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, एक में दे दिया मिथाइल ऑरेंज, एक में दे दिया फेनोप्थिलीन, और एक में कुछ दे दिया, और एक में दे दिया लिटमस। बोलेगा इसमें से कौन सा आपका नेचुरल इंडिकेटर है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, ये मिथाइल ऑरेंज तो संश्लेषित हुआ, सिंथेटिक हुआ, फेनोप्थिलीन भी सिंथेटिक हुआ, और एक मान लीजिए कोई दे दिया सिंथेटिक, और तीसरा जो रहेगा, चौथा जो रहेगा लिटमस, ये हो जाएगा आपका क्या, प्राकृतिक। तो इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं। देखिए, कभी भी ये सब चीज़ों को छोड़िएगा नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया रहता है। जैसे अभी मैं देखिए इसमें टिक किया हूँ, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिटमस का जो विलयन का रंग होता है वो क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2018 का मेरा ही जो शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विलयन जो होता है, लिटमस का विलयन का कलर क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लिटमस जो बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, थैलोफाइटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिटमस किस समूह से बनाया जाता है, थैलोफाइटा समूह से लिटमस पेपर को बनाया जाता है, थैलोफाइटा के पौधों से। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक में कुछ और भी आता है, लिटमस के अलावा कुछ और भी इंडिकेटर है, सूचक है। क्या होता है, लाल पत्ता गोभी, लाल रंग के गोभी देखे होंगे, वो लाल पत्ता गोभी क्या होता है, उसके रस से मतलब हम लोग सूचक बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी को आप लोग देखिएगा, या फिर अभी आज ही ये वीडियो ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिकल कीजिए, अपना हाथ में हथेली में थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए। ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, सर्फ जो होता है कपड़ा धोने का सर्फ, उसको पानी में घोल कर थोड़ा सा आप हाथ में डाल लीजिए, मतलब हथेली में दोनों को मिला दीजिए,
हल्दी और सर्फ को, तो देखिएगा उसका जो रंग है आपका येलो से पीला से लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि वो जो सर्प था वो क्षार है, ठीक है। इसका रंग भी होता है, कौन किस कलर में चेंज होने से वो अम्ल है या फिर क्षार है वो भी पता चलता है, ठीक है। वो चीज़ इसमें बुक में आप लोगों का नहीं दिया हुआ, अगर आप लोग बोलेंगे तो ICSE का जो बुक होता है उसमें ये चीज़ दिया हुआ रहता है, मैं उससे आप लोगों को बता दूंगा कि उसका रंग क्या होता है, कि अम्ल रहने से क्या कलर होता है, क्षार रहने से क्या कलर होता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट अभी उतना है नहीं, आप लोगों का इम्पोर्टेंट वही है जो NCERT में आप लोगों का दिया हुआ है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्स्ट्रा आप लोग जानना चाहते हैं तो ऐसे भी जान सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाइड्रेजिया होता है, पेटूनिया होता है और जेरानियम होता है। ये सब भी आपको वैसे ही दिया रहेगा, ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कौन सा, और एक कोई दे देगा आपको सिंथेटिक दे देगा इंडिकेटर और बोलेगा कौन सा प्राकृतिक सूचक है बताइए। उसके बाद है हम लोगों का, देखिए अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, जिसे गंधीय सूचक बोलते हैं। अभी जो आप लोग देख रहे थे वो हम लोग देख के पता करते थे कि वो अम्ल है या फिर क्षार है, लेकिन कुछ गंधीय सूचक भी होता है जिसे हम लोग सूंघ के भी पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे जैसे क्या क्या आ जाएगा, देखिए आप लोगों का वनीला जो होता है ये गंधीय सूचक होता है, इसका अम्ल में कुछ अलग गंध होता है और क्षार में कुछ अलग होता है। वैसे प्याज और लौंग का तेल, इन सब का भी गंध अलग हो जाता है, अम्ल मिलाएंगे तो कुछ अलग गंध हो जाएगा या फिर क्षार मिलाएंगे तो कुछ अलग गंध हो जाएगा, गंध में इसका चेंजेस आता है। उसके बाद देखिए ये जो फोटो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चित्र दे देगा, हो सकता है ये चित्र दे दे आप लोगों को और बोले ये जो बुलबुले हैं ये किस चीज़ का बुलबुला है, तो आप लोगों को बोलना है ये जो है हाइड्रोजन का बुलबुला है। हाइड्रोजन का बुलबुला क्यों है ये बताएंगे, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हाइड्रोजन क्यों है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दानेदार जिंक, जिंक या एक धातु, मतलब धातु को, दानेदार जिंक के टुकड़े को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। यहाँ क्या निकलता है हम लोगों का, हाइड्रोजन गैस निकलता है और यहाँ एक प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वही पूछा जाएगा कि ये जो बुलबुले हैं ये किस चीज़ के बुलबुले हैं, या फिर ये बुलबुले जब मोमबत्ती के संपर्क में आने पर फटते हैं तो इनका क्या आवाज़ निकलता है, साउंड क्या होता है, तो पॉप का साउंड होता है, ठीक है। क्या का साउंड होता है, इंग्लिश में दिया रहता है पॉप का साउंड होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब अम्ल को हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा लेकिन ये चीज़ याद रहेगा तो आप लोग खुद से निकाल के बना सकते हैं। जैसे कि मेरा साथ एग्ज़ाम में हुआ था, मुझे उतना पता नहीं था कि ZnSO4 ये सब क्या क्या मिलाने से क्या होता है, बस मुझे ये फॉर्मूला याद था तो मैं उस हिसाब से इधर उधर उसको विस्थापित करके मैंने आंसर ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिक्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस में विस्थापित कर देती है। मतलब अम्ल में जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको ये विस्थापित करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है और क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मल भी पूछा जाता है कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो क्या गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, नॉर्मल सा है। अब देखिए उसके बाद क्या है, धातु कार्बोनेट, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ठीक है। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखिए ये एक धातु कार्बोनेट है। कार्बोनेट कैसे करके पता चलेगा, इसमें देखिए Na2CO3 है, CO3 है, ये कार्बोनेट है, ठीक है। जब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा NaCl मतलब लवण मिलता है, H2O मतलब जल मिलता है और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसी से आप लोग फॉर्मूला एक निकाल सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या फिर देखिए यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 है, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, तो क्या बनता है, हमारा लवण बनता है,
और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए नीचे में वही चीज़ दिया होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ऐसे समझिएगा कि जब हम लोग चूना के पानी में, चूने का जो पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये CaCO3 मिलता है। ठीक है, और जल मिलता है। लेकिन जब इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो इसमें देखिए अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया गया तो ये क्या बन जाता है, CaHCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि जब CaCO3 में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है या फिर CaOH का होल 2 में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें ये चीज़ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बताया यही चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है, सेम चीज़ को। अब देखिए नॉर्मल जब हम लोग अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब अम्ल और क्षार को हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। ये आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8, 9, 10 में भी पढ़े हैं कि जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, सिंपल तो समझिए, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण बनता है। लवण मतलब नमक। नमक क्या खट्टा होता है या फिर कड़वा होता है, नहीं, वो एक अलग ही स्वाद होता है, ना ही उसमें खट्टापन होता है ना ही उसमें कड़वापन होता है, वो अलग चीज़ है। इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ना इसका गुणधर्म बचता है ना ही इसका गुणधर्म बचता है, किसी का भी गुणधर्म इसमें नहीं बचता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया, अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, मतलब वो सभी ऑक्साइड जिसमें धातु होता है, ठीक है, धातु मिला होता है, ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षार प्रॉपर्टी का होता है। इसलिए इसका जब अभिक्रिया कराया जाएगा हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, कभी भी धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया क्षार के साथ नहीं कराया जाएगा, हमेशा अम्ल के साथ ही अभिक्रिया कराया जाएगा। वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड जो होता है, अधातु जो होता है, अधातु से जो बना ऑक्साइड होता है, इसका अभिक्रिया ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है, अम्लीय। इसलिए इसका जो हमेशा अभिक्रिया कराया जाएगा किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, इन दोनों का अभिक्रिया क्षार के साथ कराया जाता है। यहाँ देखिए वही लिखा है, धातु ऑक्साइड और अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं तो वही लवण और जल प्राप्त होता है। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कॉपर क्लोराइड का जो रंग होता है ये नील हरित रंग का होता है, मतलब ब्लूइश ग्रीन होता है। ये रंग कभी कभी पूछ देता है कि कॉपर क्लोराइड के विलयन का रंग बताइए क्या होता है, तो ये ब्लूइश ग्रीन होता है, नील हरित रंग का होता है। और ये तो बता ही दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। सिंपल से कैसे समझेंगे, आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, उसमें देखिएगा सबसे पहला जो होता है उसमें धातु सब रहता है। ठीक है, Na, ये धातु सब रहता है। तो यही जो है इसको हम लोग पहला ग्रुप को क्षार धातु भी बोलते हैं। पहला जो इसको है क्षार धातु भी कहा जाता है। तो क्षार धातु क्यों, क्योंकि ये क्षारीय है इसलिए क्षार धातु कहा जाता है। तो इसी से याद रखिएगा, धातु क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। धातु की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। वैसे ही अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये चीज़ को आप लोग पढ़िएगा क्या होगा और आंसर बताइएगा मुझे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो को नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग इसे छोटे छोटे टॉपिक्स में, पार्ट्स में करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के टॉपिक्स को देखेंगे और ये चैप्टर जैसे जैसे लास्ट तक पहुँचते जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाता है। लास्ट में जो अभिक्रिया है वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है। लास्ट का जो अभिक्रिया सब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तरफ बिल्कुल ना छोड़े। पहले थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल ना छोड़े, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।